नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग पार्ट 4 का ही दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, है ना। पार्ट में पार्ट हो गया क्योंकि इस पार्ट को हम एक साथ ही पढ़ाना चाह रहे थे, कुछ प्रॉब्लम से ये रह गया था। अब देखो यहाँ पे हम पिछले वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं कि जब दो दर्पण किसी कोण थीटा पर रखे जाते हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारा डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि यदि संपाती वाली स्थिति आ जाए तो क्या होगा। तो ये उदाहरण है अपना। इस उदाहरण में क्या है, दो समतल दर्पण हैं, 90 अंश पे हैं और ये देखो बराबर बराबर है, मतलब यहाँ सममिति बोलो या फिर कोण अर्धक बोलो। कोण अर्धक पर वस्तु है या फिर सममिति पर वस्तु है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे प्रतिबिंबों की संख्या। तो पहले सूत्र से निकालते हैं। अपने पास दो तरीके हैं, एक तरीके सूत्र से और दूसरा तरीका गिनकर, जो M1 M2 लिख के करते हैं उसको गिनने वाला तरीका बोलते हैं। ठीक है, तो सूत्र से निकालो 360 बटा थीटा करो। थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण मतलब 90 और 9 चौक 36 मतलब 4 मतलब सम। तो सम के लिए जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो m-1 होती है। तो प्रतिबिंबों की संख्या 4 - 1 मतलब 3 आ गया। तो ये तो सूत्र से आया। अब कहो कि सर ऐसा है, इसी को गिन कर बताइए। तो अब गिनने वाले मेथड से भी हम इस सवाल को करेंगे। पहले इसको कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो। कर लिए कॉपी। अब देखो गिनने वाले तरीके से आप चाहे जो तरीका लगाओ, दोनों से ही आंसर एक ही आएगा। अब जो आपको इजी पड़े। उसके लिए हमने क्या कहा, पहले M1 लिखो फिर M2 लिखो। M1 से कोण लिखो 45 और M2 से भी 45। यहां संयोग से दोनों कोण क्या हैं, बराबर। ठीक है, बराबर ना होता तो M1 से जितना कोण बनाता M2 से जितना बनाता लिखते। फिर जोड़ेंगे क्या हम, बीच का कोण मतलब 90 अंश। तो ये हुआ 135, इधर भी आया 135, फिर जोड़ो 90। तो ये हुआ 5, ये 9 3 12 2, मतलब ये हुआ 225 और इधर भी आया कितना, 225। अब यहीं पे आपको रुकना है, ठहरना है। हमने कहा था 180 आए या 180 से बड़ा आए, समझ में आया। तो 180 या 180 से बड़ा आएगा तो उन कोण को हम लोग अमान्य कोण बोल देंगे, मतलब इनको नहीं लिखना है। आप चाहो तो सवाल में इनको लिखना ही नहीं, क्योंकि आप जब जोड़ोगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि 225 आ रहा है, छोड़ो, नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसको मिटा भी सकते हो आप। तो अब जो दो अंतिम कोण बनेंगे अमान्य को छोड़ने के बाद सॉरी, अमान्य कोण छोड़ने के बाद जो दो कोण हैं, मतलब एक 35 एक 35, तो इन दोनों कोणों के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, दर्पण के बीच का कोण मतलब 90। और अगर ये 360 आ जाए, एग्जैक्ट 360 आ जाए, तब होगी संपाती वाली स्थिति। जोड़ो कितना आ रहा है, 5 5 10, 9 3 12, 3 15 1 16, 360 आ गया। ये एग्जैक्ट 360 आने का मतलब ये जो 4 प्रतिबिंब बन रहे हैं, आप अभी अगर ये चेक नहीं करते तो आप बोलते 1 2 3 4 प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन आप यहां पर चेक किए ना तो ये आया 360। इसलिए कहोगे कि ये जो अंतिम वाले जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, एक 35 अंश पे ये जो दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये दोनों संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक के ऊपर ही दूसरा भी बन जाएगा। तो ये संपाती हो गया, तो इसको कितना जोड़ेंगे हम, इसको 1 गिनेंगे। तो अब इन दोनों को, दो जो हैं इनको 1 गिनेंगे। तो जो कुल प्रतिबिंब होगा, जिसको हम n मान लिए, चलो यहां लिख देते हैं। तो जो कुल प्रतिबिंब होगा जिसको m माने हैं n, ये कितना होगा, 2 इसके द्वारा 2 इसके द्वारा, और उसमें से 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाए, क्योंकि हमने 1 ज्यादा जोड़ लिया है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया प्रतिबिंब। तो ये कितना हो गया, 3। तो देखो यहां से भी आया ना 3 और वहां से भी आया 3। तो फार्मूले में आपको सोचने की जरूरत नहीं है इन बातों की, लेकिन अगर इस मेथड को लगाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 360 आया कि नहीं, और 180 या ज्यादा वाले को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फास्ट, जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? देखो आपकी स्क्रीन में जो बीच में नोट्स आ जाता है कॉपी का, उसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा जब फास्ट पढ़ाते हैं तो चूँकि लिखना तो सभी बातों को होता है और सभी बातें बोली नहीं जा सकती, बोल कर लिखाने में बहुत समय लगने वाला है, इसलिए क्या करते हैं, वो जो आपकी स्क्रीन पे नोट्स दिख जाता है तो उसको क्या करो, आप पॉज करो और कॉपी कर लो। इसको तो कॉपी करना ही है ना, और उसको भी कॉपी कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। और मान लो जो रिपीटर है, रिपीटर का मतलब है जो एक बार पढ़ चुका है वो चाहे तो उससे नोट्स बना ले चाहे इससे नोट्स बना ले, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको एक एक चीज़ पे ध्यान देना होगा और सारी बातें तो लिखाई नहीं जा सकती, इसलिए वो आपकी स्क्रीन पे कॉपी वाला पेज आ जाता है, तो वहाँ से पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक बात और अगर पूछे कि भैया ये बताओ M1 द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेगा, आप कहोगे 2। ध्यान रखना, भले यहाँ पर ये अंतिम वाले प्रतिबिंब संपाती तो हो रहे हैं, लेकिन M1 प्रतिबिंब तो 2 ही बना रहा है ना, और उसी प्रकार M2 2 प्रतिबिंब बना रहा है। तो दूसरा सवाल कहे कि M2 द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या 2, M1 द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या 2, कुल बने प्रतिबिंबों की संख्या 3। 2 अब जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 क्या है, संपाती। सवाल समझ में आ गया? तो अब हम लोग अगले उदाहरण पे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता उदाहरण छोटा सा जल्दी से कर लो आप, है ना। आप कहोगे टाइम पास वाला है, हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये अभी स्थिति दी गई है, आप इस सवाल को बनाओ और पॉज करके ट्राई करते रहो, तब तक इसको हम मिटाते हैं। अपने से ट्राई करो और आंसर निकालो। देखो, सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करने के लिए जाएंगे आसान तरीके में, और यहाँ आसान तरीका है अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सम विषम होगा तो डायरेक्ट वहीं से देख के बता देंगे। अगर अपूर्णांक आएगा तब इस वाले मेथड पे आएंगे। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। तो पहले फार्मूला देखो। फार्मूले के लिए आपको बीच का कोण पता करना पड़ेगा। किसके बीच का कोण? दोनों दर्पणों के बीच का कोण, जिसको हमने थीटा नाम दिया है। तो यहाँ पर दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 30 - 60 मतलब 90। तो अब 90 से भाग देंगे हम लोग 360 में, तो कितना आएगा? 4 होता है सम, तो डायरेक्ट सम वाला फार्मूला लगा दो। थीटा यहाँ पर 90 है, तो m कितना मिलेगा? 360 बटा थीटा मतलब 90, 4। ये आ गया सम, और सम के लिए जो प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला होता है वो होता है m-1 मतलब 4 - 1 3। ये है अपना आंसर। अब देख लो, हमने एक नोट लिखाया था कि अगर वो सम आ रहा है तो वहां पर कोणार्धक देखना आवश्यक नहीं है, सममिति देखनी आवश्यक नहीं है। दोनों स्थिति में ही ये फार्मूला लगेगा। देखो, पीछे वाले सवाल में हमने ये 45 लिया था, सममिति थी। यहाँ पे सममिति नहीं है, तो 90 अंश मतलब अपने को देखना क्या है? सम और विषम। ठीक है, अब वो 90 हो कितना भी हो। दूसरे वाले तरीके से भी चलो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। ये दूसरा मेथड है, और लिखा है अथवा M1 से कोण कितना बना रहा है? 30, M2 से 60। कितना जोड़ोगे? दोनों तरफ 90 जोड़ते चले जाओ। कितना? 90, 90। 9 - 3 = 12, 120, 9 - 6 = 15, 150। फिर 90 जोड़ो, 240, 210। ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 से ज़्यादा आ गया तो इन दोनों को छोड़ देंगे। अब इधर के ये 2 कोण और ये वाले 2 कोण, इनमें जो अंतिम वाले कोण हैं उसको 150, 120 इसके साथ जोड़ेंगे दर्पण के बीच के कोण को। दर्पण के बीच का कोण 90 है, जोड़ो। 5 - 2 = 7, 9 = 16, 1 2 3 360 आ गया। और अगर 360 आ जाएगा तो अंतिम वाले दोनों प्रतिबिंब संपाती हो जाएंगे। तो कुल प्रतिबिंब क्या होगा? 2 - 2, इसके द्वारा 2, इसके द्वारा 2, और उसमें से घटा 2, तो आंसर कितना? 3। तो यहां से भी आंसर और वहां से भी आंसर सेम आएगा। आपको जो तरीका सही लगे उससे करो। इसको पॉज करो, कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज, कॉपी।
अब यदि आपको याद हो तो जो हम लोग पढ़ रहे थे समतल दर्पण का किरण आरेख, मतलब पिछले वाले पार्ट में, तो वहाँ पे हमने ये कहा था एक डायग्राम के माध्यम से कि यदि दो समतल दर्पण लंबवत रखे गए हैं तो ये हमेशा 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 के लिए नहीं होगा कि प्रतिबिंबों की संख्या 3 ही है। क्योंकि अभी देखो उसी उदाहरण को लेकर यहाँ पे हम फिर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो ये अगला उदाहरण आपके सामने लिखा है। ये एक दर्पण है जिसको M1 बोल दो और ये वाला एक दर्पण है जिसको M2 बोल दो। यहां पर वस्तु रखी है O और ये जो बीच का कोण है वो कितना है 90, दोनों दर्पणों के बीच का कोण, दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है 90। आपको बोल देगा वो, ताकि आप बेवकूफ बन जाओ। आप कहोगे अच्छा 90 है, फार्मूला लगाओ, m बराबर क्या करो 360/90 4, जो कि आया सम। और अगर ये आया सम तो प्रतिबिंबों की संख्या 4 - 1 3, और पहले ही विकल्प में दिखेगा 3 और वो हो जाएगा गलत। ये आंसर यहाँ पर 3 नहीं है। आप कहोगे क्यों, फार्मूले से तो सही आ रहा था। देखो फार्मूले से तो सही आ रहा था, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी, ऐसी थी। यहाँ पर इन दोनों दर्पणों की स्थिति क्या है, कुछ ऐसी है। तो हम इसी स्थिति के लिए जाएंगे फार्मूले पे, इस स्थिति के लिए हम किरण आरेख पर भी जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सवाल दिखेगा आपके सामने तो आंख बंद करके तो नहीं करना है, दिमाग बंद करके सवाल सॉल्व नहीं करना है ना, कुछ सोचना है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, किरण आरेख के माध्यम से। इतना कर लो और उसके सामने ये गलत का निशान बना दो, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ गलती क्या हो रही है। इतना बना लिए, पॉज करके बना लो। अब हम लोग किरण आरेख पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब आखिर बनेंगे कितने। 3 नहीं बन रहे हैं, मैंने बोल दिया 3 नहीं बन रहे हैं, तो कितने बनेंगे देखते हैं। तो किरण आरेख के लिए हमने क्या कहा था, सिंपल एक किरण लंबवत भेज दो, भेज दिया, ये वाली किरण लंबवत भेज दिया आपने। अब ये इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी और इतनी दूरी पर अगर ये प्रतिबिंब बनेगा I1 तो ये I1 से जाएगी। और एक किरण यदि हम यहां पर भेज दें, आप कहोगे इतना दूर काहे भेज रहे हो, थोड़ा पास पास पास, ये तो ये वाली किरण ऐसे चली जाएगी। अब देखो ये जो किरण जा रही है, ये सीधी बनाना आप, ये किरण M2 पर तो पड़ ही नहीं रही है। और हमने क्या कहा था कि ये जो किरण है अगर इस दर्पण पर पड़ेगी तब ये वाला जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन ये पड़ ही नहीं रही है। तो अब ये जो प्रकाश किरण है इसके लिए अब दोबारा परावर्तन नहीं होगा, मतलब ये जो M1 है सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। बात समझ में आई। आप कहोगे कि एकदम पास में भेज दो, एकदम पास में भेजेंगे तब भी ऐसे परावर्तित हो जाएगी, लेकिन इस दर्पण पे नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार M2 के लिए क्या करो, आप एक प्रकाश किरण लंबवत भेज दो, ये तो ये कहीं यहां से जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण यदि हम ऐसे भेज दें तो ये ऐसे भाग जाएगी। और यहां पर होगा क्या, अब ये वाली किरण M1 पर नहीं टकराएगी, तो M2 जो प्रतिबिंब है वो भी बस एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, पीछे जब हम कहे थे किरण आरेख में ध्यान रखना, इस वाली स्थिति में जब हम लोग देखे थे, तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूं जल्दी से, वो किरण आरेख एक बना के, है ना। आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। इस स्थिति में हमने 3 प्रतिबिंब बनाए थे, किरण आरेख भी बना देते हैं उसका। चलो, यहां पर वस्तु है, अब कोण मत देखो, चाहे क्योंकि सम्मति हो या असम्मति हो 90 के लिए फिक्स ही है ना। तो एक किरण यहां से भेजो। अब हम जानते हैं, देखो M1 दर्पण से इतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा, इसको I1 बोल दो। इससे इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, इसको I2 बोल दो, है ना। अब इसका इस दर्पण के लिए
ये वस्तु जैसा कार्य करेगी तो ये एक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा इससे, और ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी तो इसी के ऊपर एक प्रतिबिंब और बन जाएगा। इसको अलग कर दें हम, है ना, ऐसे अलग है ये। तो अब ये जो दोनों प्रतिबिंब होंगे ना एक दूसरे पर, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा और इसके द्वारा प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन जाएगा, मतलब वो ये जो I3 और I4 बनेगा ना ये संपाती हो जाएगा, और तब इसको हम एक ही गिनेंगे। तो कुल कितने प्रतिबिंब बने? 3। क्लियर है। किरण आरेख के लिए हमने क्या कहा था? एक प्रकाश किरण ऐसे भेजो लंबवत तो ये ऐसे ही परावर्तित हो जाएगी, एक किरण ऐसे भेजो। अब देखो ये वाली प्रकाश किरण M2 पर नहीं पड़ेगी, तो अब ये प्रकाश किरण जो है, मतलब ये जो वस्तु है ना, ये इस वस्तु से जो प्रकाश किरणें इस दिशा में अब इतने क्षेत्र पे पड़ेंगी, इस दर्पण के इतने वाले भाग में, वो अब दूसरा प्रतिबिंब नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि इतने वाले प्रतिबिंब ये परावर्तित होकर इधर लौट जाएंगी, M2 से नहीं पड़ेगी, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसी प्रकार इस पे यदि हम बात करें तो एक प्रकाश किरण ऐसे भेज दो तो ये लौट जाएगी, और एक प्रकाश किरण ऐसे भेज दो आप तो ये ऐसे जाएगी, और ये प्रकाश किरण भी अब इस पे नहीं पड़ेगी। और तो मतलब इस क्षेत्र पे, इस वाले क्षेत्र पे, इस क्षेत्र से इधर जाओगे तो जो प्रकाश किरणें इस वस्तु से इस पे पड़ेंगी वो अब दोबारा प्रतिबिंब नहीं बनाएंगी। तो अब कौन सा क्षेत्र बचा आपके लिए? एक दर्पण के लिए मतलब M2 के लिए ये वाला भाग बचा है, और M1 के लिए ये वाला भाग बचा है। तो इस भाग पे जब प्रकाश किरण हम लोग आपतित कराएंगे तो क्या होगा? मान लो यहां पर एक प्रकाश किरण आपतित कराए, तो अब ये इस दर्पण पे होगी परावर्तित ऐसे, और ये वाली जो फिर प्रकाश किरण है ऐसे लौट जाएगी, तो यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आया? यही किरण आरेख हमने बनाया था, समझ में आई बात? इसको बना लो, इसी में किरण आरेख में और बना देता हूं, इसको मिटाकर, तो इसको पॉज करके जल्दी से बनाओ, और फिर मैं इसी में दूसरी किरण बनाता हूं इसको मिटाकर। अभी हमने पहली वाली प्रकाश किरण इस पे आपतित कराई, अब एक प्रकाश किरण इस पे आपतित करा दो, करा दिया आपने। तो अब ये यहां पर परावर्तित होगी इस वाले दर्पण पे, और ये इस वस्तु से जाती हुई लगेगी, ऐसे बनेगा। तो ये जो क्षेत्र था इन दर्पणों के लिए, ये भी 2 प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन वो संपाती हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कुल प्रतिबिंब 3 बनेंगे। अब यहां पर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र तो बना दिया भाई एक, और ये वाला क्षेत्र भी बना दिया एक। इस क्षेत्र में तो दर्पण ही नहीं है, तो इस क्षेत्र में कितनी भी प्रकाश किरणें आप आपतित करवाओ वो दर्पण पर पड़ेगी नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इस स्थिति में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2। ये है अपना आंसर। कॉपी कर लो फास्ट, पॉज करके कॉपी कर लो। इसको भी किरण आरेख बना लेना है ना, आलस से मत करना। जितना ही ज़्यादा किरण आरेख आप समझ लोगे अच्छे सवालों में वो फायदा करेगा। तो पॉज करके आप कॉपी कर लिए होंगे, इस बात की मैं आशा करता हूँ। और इन पार्ट्स को मैं पीछे भी बता दिया था मैंने किरण आरेख में, इसको इसीलिए वहाँ बताया था एक बार पहले कि जब दोबारा पढ़ो तो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि किरण आरेख का कितना ज़्यादा उपयोग हो जाएगा अच्छे सवालों में। तो ये जो फार्मूले हैं, अभी एक अपवाद तो आपको मिल ही गया 90 के लिए, तो है ना, ये स्थिति भी याद रखना। जब स्थिति बदलेगी तो हम किरण आरेख पर भी जाएंगे। अब एक उदाहरण करते हैं, चाहे आप उसको नोट बना के लिख लो, चाहे उदाहरण के माध्यम से कर लो। और वो ये है कि जब 2 समतल दर्पण समांतर रखे हों और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? और इसका आंसर क्या है? अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। कैसे बनेंगे आए बताते हैं आपको किरण आरेख से। आप पहले लिख लो, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं किरण आरेख में, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर हम बोल देते हैं।
देखो इस वस्तु से ये जो यहाँ पर प्रकाश किरण जाएगी, मान लो इतनी ही ये दूरी x, चलो दूरी लेके चलते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं, तो इतनी ही दूरी पर ये बनेगा x दूरी पर, इसको m1 बोल दें इस बार, इसको m2 बोल दें, तो ये जो I1 बनेगा ना ये x दूरी पर बनेगा। अब ये प्रकाश किरण ये गई और ये वाली प्रकाश किरण जो है इस पे टकराएगी, तो इस दर्पण के लिए ये वस्तु जैसा कार्य करेगा, क्योंकि ये इस वस्तु से प्रकाश किरण फैलती हुई लग रही है ना, तो अब ये जो प्रतिबिंब है M1 द्वारा इस M2 को प्रतिबिंब वस्तु लगेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देगा पीछे। उससे पहले क्या इसका भी तो ये बनाएगा, सीधा सीधा पहले इसका देख लेते हैं। तो जो I2 बनेगा ये y दूरी पर बनेगा इसके द्वारा। समझ में आई भैया? एक किरण यहाँ से भेज दो। तो अब ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से कहीं जाती हुई लगेगी अपने को, और ये प्रतिबिंब मान लो I4 बन रहा है, तो ये किसके द्वारा बन रहा है? I1 के द्वारा, इसके द्वारा बन रहा है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर ये जो अब इससे जो प्रकाश किरण ये फैल रही है, ये इस दर्पण पे आपतित हो रही है, यहाँ पर आपतित हो रही है, तो अब ये फिर से परावर्तित होगी यहाँ से ऐसे, और ये पीछे अपने को यहाँ से आती हुई लगेगी, इसको I3 बोल दिया हमने। और ये I3 जो प्रतिबिंब है ये किसके कारण बन रहा है? I2 के कारण बन रहा है। ये I1 किसके कारण बना था? O के कारण। ये I2 किसके कारण बना था? O के कारण। और अब ये घटनाक्रम लगातार चलता रहेगा, तो कुल कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? अनंत। कॉपी कर लो इसको, पॉज करके कॉपी करो, पॉज कॉपी कर लिए? कर लिए? ठीक है। अब हम इसी का एक उदाहरण और करते हैं, और उसको भी हमने पीछे पढ़ लिया है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर से, क्योंकि वो जो सवाल हैं वो मेनली तो यहीं पर पढ़ाए जाते हैं, मुख्यतया यहीं पे पढ़ाए जाते हैं। उसको हमने पहले इसलिए पढ़ाया ताकि किरण आरेख की उपयोगिता भी आपको समझ में आ जाए। क्लियर? देखो अगला उदाहरण करते हैं, और ये उदाहरण इस पार्ट का अपना लास्ट उदाहरण होगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते। ये दो दर्पण दिए गए हैं और इनके बीच ये वस्तु रखी गई है, दूरियां मानना चाहो x मान लो, ये वाली दूरी y मान लो। आपको बताना है कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, और सवाल बोल देगा कि ये समांतर हैं। आप समांतर हैं डायरेक्ट बोलोगे, अनंत बनेंगे क्या? अनंत बोलोगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर किरण आरेख बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, एक प्रकाश किरण लंबवत भेज दो, ये लौट जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल बना लेना, फिर अलग से बनाना, ये जो मैं बना रहा हूँ उसी में मत बनाना, ताकि आपको ये भी समझ में रहे ना याद कि सवाल क्या था। फिर सवाल ही भूल जाता है कि सवाल क्या था। अब एक प्रकाश किरण हम ऐसे भेज दिए, हम जानते हैं इतनी ही दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा I1, ये x दूरी पर, चूंकि ये दूरी हमने x ली थी। तो अब यहाँ से ये प्रकाश किरण जाती हुई लगेगी, और ये प्रकाश किरण अब M2 पर नहीं पड़ेगी। अगर M2 का ये वाला भाग भी होता, ये वाला भाग, तो ये M2 पर पड़ती, लेकिन ये M2 वाला, ये वाला भाग है ही नहीं। मतलब ये है कि अब ये प्रतिबिंब इधर, ये प्रकाश किरण अब प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। और इसी प्रकार यहां से एक प्रकाश किरण भेज दो, तो ये इसी दिशा में परावर्तित होगी। और प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें चाहिए, एक लंबवत और दूसरी हम मान लो यहां पर भेज दिए। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब अगर ये y दूरी पर था तो y दूरी पर ही बनेगा, इसको हमने I2 बोल दिया। तो अब ये प्रकाश किरण यहां से फैल जाएगी, और ये प्रकाश किरण अब M1 पर नहीं पड़ेगी। अगर M1 का ये वाला भाग होता तो पड़ती, तो प्रतिबिंब बनता फिर से। तो अब ये वाला भाग है नहीं, मतलब ये किरण और ये किरण अब प्रतिबिंब नहीं बनाने वाले हैं। आप यदि एकदम पास में भी भेजोगे ना यहाँ पर, तो भी ये इसी तरफ भागेगी, मतलब इस दर्पण पर जाएगी ही नहीं। और इसी प्रकार यहाँ भेजोगे तो इस दर्पण पर नहीं जाएगी। तो अब कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर है आपका 2। बात समझ में आ गई? ये डायग्राम बना लो, किरण आरेख बना लो, कॉपी कर लो, और इन दोनों लास्ट वाले सवालों को याद रखना आप।
ये वाले को, और जो लंबवत की दूसरी स्थिति ली थी हमने जहां पर कुल कितने प्रतिबिंब बन रहे थे, 2। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं पर।